हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। वेलकम टू राइट गाइडेंस एंड एम्बिशन। माय नेम इज़ अंजलि। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द यूनिट 4 वो डिस्कस करने वाली हूँ। जैसे कि मैंने आपको सिलेबस एग्जाम पैटर्न की वीडियो में बताया था, यूनिट 4 के अंदर टोटल 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इससे पहले मैं आपके साथ सिलेबस एग्जाम पैटर्न यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 की सारे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियोज़ डिस्कस कर चुकी हूँ। जिन्होंने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं उनके लिए लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी वीडियोज़ मैं अपलोड कर रही हूँ आप लाइन वाइज देखो ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। वन रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज लाइक द वीडियोस एंड सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि वही मेरे लिए एक फीडबैक है कि आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है। नाउ विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। इज नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट रेलेवेंट टुडे? गिव रीजन एंड व्हाट आर द फ्यूचर एजेंडाज ऑफ नैम। से पहले आपने लिखना है मीनिंग। जब इंडिया फ्री हुआ था उस टाइम पे वर्ल्ड 2 ब्लॉक्स में बटा हुआ था। एक तरफ था अमेरिकन ब्लॉक और दूसरी तरफ था सोवियत यूनियन, और दोनों एक दूसरे के ये एनिमी थे। और उस टाइम पे कोल्ड वॉर जो था इन दोनों के बीच में चल रहा था। कोल्ड वॉर इसलिए क्योंकि दोनों को पता था दोनों पावरफुल हैं, तो डायरेक्ट वॉर तो नहीं कर रहे थे बट इनडायरेक्ट तरीके से दोनों एक साथ वॉर ही कर रहे थे। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड वर मेंबर्स ऑफ आइदर ऑफ द ब्लॉक। अब जो दुनिया में जितनी भी कंट्रीज थी वो कुछ कंट्रीज फॉलो कर रही थी अमेरिका को और कुछ साथ दे रही थी सोवियत यूनियन का। और इंडिया के पास भी 2 ही ऑप्शन थे, या तो वो अमेरिका को चूज करे या फिर सोवियत यूनियन को। टाइम पर इंडिया ने डिसाइड किया कि वो किसी भी ब्लॉक को ज्वाइन नहीं करेंगे और अपनी फॉरेन पॉलिसी को इंडिपेंडेंट रखेंगे। इंडिया मेड नॉन अलाइनमेंट बेसिस ऑफ इट्स फॉरेन पॉलिसी। तो अपनी फॉरेन पॉलिसी का जो बेस है उन्होंने नॉन अलाइनमेंट से शुरुआत किया कि किसी भी ब्लॉक के साथ वो अलायंस नहीं बनाएंगे, ग्रुपिंग नहीं करेंगे। इसको हम कहते हैं नॉन अलाइनमेंट। नेक्स्ट हेडिंग है डेफिनेशन। यहाँ पर जो डेफिनेशन आप लिखोगे वो आपने एग्जैक्ट वैसी ही लिखनी है जैसे यहाँ पर है। आप अपनी लैंग्वेज में नहीं लिख सकते हो क्योंकि ये किसी ऑथर या पॉलिटिशियन के वर्ड्स होते हैं। और जिस पैटर्न से मैं आपको अपना आंसर लिखने के लिए बोल रही हूँ आपने उसी पैटर्न से लिखना है अगर आप चाहते हो आपके अच्छे नंबर आएँ, क्योंकि किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन को लिखने का एक पैटर्न होता है जो कि आपको फॉलो करना है। According to Schwarzenberger, non-alignment is a policy of keeping out of alliances। तो नॉन अलाइनमेंट एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें अलायंसेस से दूर रहा जाता है, जिसमें ग्रुपिंग नहीं की जाती। नाउ नेक्स्ट हेडिंग है रेलेवेंस ऑफ नैम इन द प्रेजेंट सिचुएशन। नैम यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जब बनाई गई थी पॉलिसी, ये 1961 के अंदर बनाई गई थी। आज दुनिया जो है 50-60 ईयर्स आगे पहुंच चुकी है, तो क्या आज के टाइम में भी नैम की कोई इंपॉर्टेंस है? तो स्कॉलर्स का जो व्यूज़ है इसको लेके वो डिफरेंट है। कुछ स्कॉलर्स का ये मानना है कि आज के टाइम में नैम की कोई भी इंपॉर्टेंस या रेलेवेंस नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में दुनिया जो है यूनिपोलर हो चुकी है। यूनिपोलर का मतलब है सिर्फ एक ही सुपर पावर है पूरी दुनिया में। अब यहाँ पर व्यूज़ जो है उसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है बायपोलर इंटरनेशनल ऑर्डर्स हैज़ कम इनटू एंड। पहले दुनिया में बायपोलर था, मतलब 2 पावर्स जो थी वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही थी, जैसे कि अमेरिका वर्सेस सोवियत यूनियन। अब सोवियत यूनियन जो है 1991 के अंदर वीक होकर टूट गया। उसकी जो कंट्रीज थी वो खुद इंडिपेंडेंट हो गई और वो जो सोवियत यूनियन का जो टाइटल है उससे छीन लिया गया। सिर्फ दुनिया में अब एक ही पावर है, सुपर पावर अमेरिका। तो इस कंडीशन में ग्रुपिंग किसके साथ होगी? एक ही कंट्री है तो उसके खिलाफ ग्रुपिंग भी कोई नहीं कर सकता। तो यहाँ पर बायपोलर वर्ल्ड की वजह से नैम जो है उसकी इंपॉर्टेंस कम हो गई। नैम बनाया ही इसीलिए था कि जो वीक कंट्रीज़ है वो किसी भी ग्रुप का पार्ट ना बने, ना सोवियत यूनियन का ना अमेरिका का। सेकेंड है कोल्ड वॉर। अब जब सोवियत यूनियन ही रहा तो कोल्ड वॉर भी ख़त्म हो चुका है। थर्ड है इकोनॉमिक पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ द वर्ल्ड हैज़ टेक प्लेस। सोवियत यूनियन के टूट जाने के बाद ज़्यादातर कंट्रीज़ ने इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशंस को बेहतर बनाने के लिए अमेरिका के साथ एग्रीमेंट साइन किए हैं, तो जिससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई है पूरी दुनिया में। फोर्थ पॉइंट है सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेट होने के बाद उसको जो टेक ओवर किया है वो रशिया ने किया, और रशिया जो है इतना पावरफुल नहीं है कि वो अमेरिका को अपोज कर सके। रशिया बल्कि खुद अपनी डेवलपमेंट के लिए यूएसए पे डिपेंडेंट है। इसके अलावा फिफ्थ पॉइंट है यूएसए जो है एक सिर्फ अकेला सुपर पावर बचा है पूरी दुनिया के अंदर। सिक्स्थ पॉइंट है जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ है, डेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ है, वो आज के टाइम में यूएसए पे डिपेंडेंट है अपनी प्रोग्रेस के लिए। सेवन्थ पॉइंट है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट ने कोई भी इफेक्टिव रोल प्ले नहीं किया था ईरान इराक वॉर में। जब ईरान इराक वॉर चल रही थी मेंबर कंट्रीज़ ने कोई भी इफेक्टिव स्टेप नहीं लिया उस वॉर को रोकने के लिए। एट्थ पॉइंट है आज का जो इंटरनेशनल ऑर्डर है वो पीस, सिक्योरिटी, कॉपरेशन और डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। वर्ल्ड वॉर या कोल्ड वॉर जैसी सिचुएशन
है ही नहीं, तो फिर नाम का कोई इम्पोर्टेंस जो है वो भी नहीं बचता है। तो इसी कंडीशंस को देखते हुए बोला जा रहा है कि नाम का जो इम्पोर्टेंस है, जो रेलेवेंस है, बहुत कम रह गया है आज के टाइम में। बट कुछ स्कॉलर्स का ये व्यू है कि जो नॉन अलाइनमेंट है ये सिर्फ अलायंस की बात नहीं करता कि ब्लॉक्स को ज्वाइन नहीं करना है, ग्रुपिंग नहीं करनी। इसके अलावा ये पीस, म्यूचुअल कॉपरेशन, म्यूचुअल डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस की बात भी करते हैं। इट इज़ अ सिंबल ऑफ पीस, जस्टिस, इक्वालिटी, डोमिनेंस ऑफ द रिच नेशंस ओवर पुअर कंट्रीज एंड वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स प्रॉब्लम। तो इन सारे मुद्दों में भी नाम जो है बहुत रेलेवेंट है। इंटरनेशनल लेवल पर ये सारे मुद्दे जो है नाम कंट्रीज़ जो है उठाती हैं, और आने वाले टाइम में नाम जो है एक इम्पॉर्टेंट ग्रुप बन सकता है। नेक्स्ट हेडिंग है फ्यूचर एजेंडा ऑफ नाम। फर्स्ट पॉइंट है इस्टेब्लिशमेंट जस्ट इकोनॉमिक ऑर्डर। जो इकोनॉमिक कंडीशन है नॉन अलाइंड कंट्रीज़ की, वो आज भी बेहतर नहीं है। ये सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, और डेवलपिंग कंट्रीज़ को आज के टाइम में डेवलप्ड कंट्रीज़, रिच कंट्रीज़ जो है एक्सप्लॉइट कर रही हैं इनडायरेक्ट तरीके से। तो इसीलिए जितनी भी अगर नॉन अलाइंड कंट्रीज़ हैं वो एक साथ आती हैं और डिमांड करती हैं कि बेहतर इकोनॉमिक ऑर्डर बनाया जाए, तो इस चीज़ का एक ग्रेट इम्पैक्ट पड़ेगा इंटरनेशनल ऑर्डर में। नेक्स्ट पॉइंट है डिसआर्मामेंट। अब दुनिया के अंदर आर्म रेस स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि वेपन रेस। जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वेपन्स इकट्ठे करने में लगी हुई हैं, और ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज़ यानी जो भी डेवलप कर रही हैं उनको वेपन्स की ज़रूरत है। और वो वेपन्स कौन प्रोवाइड करते हैं? डेवलप्ड यानी कि रिच कंट्रीज़। और रिच कंट्रीज़ जो है उसमें उनका बहुत बेनिफिट है, वो वेपन्स बनाते हैं, देन उसको सेल करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर। डेवलपिंग कंट्रीज़ का जो ज़्यादातर बजट होता है वो वेपन्स को परचेज़ करने में ही ख़त्म हो जाता है। तो इस चीज़ का सॉल्यूशन भी निकाला जा सकता है नाम के थ्रू। जितनी भी नाम की कंट्रीज़ है वो एक साथ इस चीज़ की डिमांड कर सकती हैं कि डिसआर्मामेंट ख़त्म किया जाए दुनिया से, यानी वेपन रेस जो शुरू हो रखी है उस पर जो यूएनओ है वो सैंक्शंस लगाए, स्ट्रिक्ट एक्शन ले कंट्रीज़ पे, और वेपन्स को ख़त्म करे दुनिया से। नेक्स्ट पॉइंट है टू फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। आज के टाइम में टेररिज्म जो है एक मेजर प्रॉब्लम बन गया है, जिसके कारण वर्ल्ड पीस जो है वो हैम्पर हो रहा है, और दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज़ जो है टेररिज्म की विक्टिम है। नॉन अलाइन कंट्रीज़ अगर चाहें तो वो एक साथ आ सकती हैं, टेररिज्म के मामले को इंटरनेशनल लेवल तक उठा सकती हैं, और स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन बना सकते हैं वो लोग मिलकर। अगर वो चाहें किसी भी कंट्री के अंदर अगर टेररिज्म एक्टिविटीज़ हो रही हैं, किसी कंट्री के अंदर टेररिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो वो लोगों को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, नेशंस को, कि वो उन कंट्रीज़ के साथ रिलेशन ना रखें और ट्रेड ना करें। तो इस तरीके से जो नाम की कंट्रीज़ है वो टेररिज्म के खिलाफ भी फाइट कर सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इरेडिकेशन ऑफ रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, यानी कि जो कट्टरपंथी है रिलेटेड टू धर्म, उसको भी ख़त्म करने के लिए नाम की कंट्रीज़ आवाज़ उठा सकती हैं इंटरनेशनल लेवल पे। अब ये जो रिलीजियस फंडामेंटलिज्म है ये वर्ल्ड पीस को अगेन हैम्पर करता है। इसके कारण जो है टेररिज्म को भी बढ़ावा मिलता है। अब यहाँ पर जितनी भी नाम की कंट्रीज़ है वो इस मुद्दे को इंटरनेशनल लेवल तक ले जा सकते हैं। जिन भी कंट्रीज़ में ऐसे फंडामेंटल ग्रुप्स ट्रेनिंग देते हैं, लोगों को ब्रेन वॉश करते हैं उनका, स्पेशली यंग जनरेशन का, धर्म के नाम पर, उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए यूएनओ की तरफ से। सारी चीज़ें तभी पॉसिबल है अगर नाम की कंट्रीज़ एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आके बात करेंगे और इंटरनेशनल लेवल पर इन मुद्दों को उठाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, यानी कि जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको ख़त्म करने के लिए भी नाम कंट्रीज़ जो है स्पेशल स्टेप्स उठा सकती हैं। अब ये जो न्यूक्लियर वेपन्स है ये वर्ल्ड पीस के लिए ख़तरनाक है, और किसी भी टाइम जिन कंट्रीज़ के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो इंटरनेशनल पीस को हैम्पर कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं पूरे वर्ल्ड को। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन पाने के लिए नॉन अलाइंड कंट्रीज़ जो है स्पेशल स्टेप्स उठा सकती हैं एक साथ इंटरनेशनल लेवल पर इस मुद्दे को उठाकर, और बैन करने के लिए बोल सकती हैं जिन भी कंट्रीज़ के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इरेडिकेशन ऑफ टोटलिटारियनिज्म एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। टोटलिटारियनिज्म का मतलब होता है एक पर्सन के हाथ में सारी पावर होना, वो और डिक्टेटर बन जाता है। वो किसी भी टाइम कोई भी कानून निकालता है कंट्री के अंदर, कंट्री में कोई भी इलेक्शन नहीं करवाए जाते। और ये जो सिस्टम है इसको इरेडिकेट करने के लिए जो है, ख़त्म करने के लिए नाम कंट्रीज़ जो है स्पेशल स्टेप्स ले सकती हैं, और डेमोक्रेसी जो है इसको इस्टेब्लिश कर सकती है पूरी दुनिया में। अब आज के टाइम में डेमोक्रेसी जो है बहुत ही पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पर फिर भी कुछ कंट्रीज़ के अंदर टोटलिटारियन रिजीम्स चल रही हैं, जहाँ पर कुछ लोग जो है डिक्टेटर बन के बैठे हैं और लोगों की आवाज़ को दबाते हैं और अपनी मर्ज़ी से कानून चलाते हैं अपनी कंट्री के अंदर। तो नाम कंट्रीज़ अगर एक साथ आ जाएं तो इन टोटलिटारियन कंट्रीज़ के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं वो लोग।
नेक्स्ट पॉइंट है एंड ऑफ क्लोनलिज्म एंड नियो क्लोनलिज्म। क्लोनलिज्म का मतलब होता है किसी एक कंट्री को कॉलोनी बनाना, जैसे ब्रिटेन ने इंडिया को बनाया था। और नियो क्लोनलिज्म का मतलब होता है कि आज के टाइम में अवेयरनेस आ चुकी है, कोई भी किसी कंट्री को अपनी कॉलोनी नहीं बना सकता है, तो इसीलिए नए तरीके से जो है एक कंट्री को गुलाम बनाया जाता है, जिसमें उसको फोर्स किया जाता है उनके अकॉर्डिंग डिसीजन लेने के लिए। अब यहाँ पर क्लोनलिज्म जो सिस्टम है वो तो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुका है, क्योंकि लोगों के अंदर अवेयरनेस आ चुकी है, तो क्लोनियल सिस्टम तो नहीं चल सकता। बट नियो क्लोनलिज्म जो है उसकी एक नई फॉर्म है, जिसमें इनडायरेक्ट तरीके से कंट्रीज़ जो है दूसरी कंट्री को कॉलोनी बनाते हैं। अब ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर पुअर और डेवलपिंग कंट्रीज़ को एक्सप्लॉयट किया जाता है, जिसमें जितने भी रिच कंट्रीज़ हैं वो इन कंट्रीज़ को एक्सप्लॉयट कर रही हैं इनडायरेक्ट तरीके से। जितनी भी अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जब उन्हें फंड्स की ज़रूरत होती है तो वो रिच कंट्रीज़ से लेते हैं, और उसके बदले में जो रिच कंट्रीज़ हैं उनसे टर्म्स और कंडीशंस में ये लिखवाते हैं कि जैसे वो लोग उनकी फॉरेन पॉलिसी बनाने को कहेंगे, जैसे उनको रूल्स निकालने के लिए बोलेंगे, वो कंट्री वैसे ही करेगी। तो ये नया तरीका जो नियो कॉलोनियलिज्म का है, जो रिच कंट्रीज़ अपना रही हैं, उसके खिलाफ भी नैम कंट्रीज़ जो है एक्शन ले सकती हैं। नैम ग्रुप के अंदर ज़्यादातर जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, तो इसीलिए उनकी सबकी मेन कॉमन प्रॉब्लम यही है कि उनको एक्सप्लॉयट किया जा रहा है, तो इसीलिए वो इस चीज़ के लिए आवाज़ उठा सकते हैं मिलकर। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। आज के टाइम में मिलियंस ऑफ लोग जो है इनह्यूमन बिहेवियर के विक्टिम्स हैं, उनके ह्यूमन राइट्स जो है उनसे छीने जा रहे हैं, और बिना किसी गलती के लोगों को जेल में डाला जा रहा है, क्योंकि वो लोग जो है अपनी कंट्री में जो भी सरकार काम कर रही है उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। तो इसीलिए जितनी भी नैम कंट्रीज़ हैं वो इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठा सकती हैं कि लोगों को उनको बेसिक ह्यूमन राइट्स जो है मिलने चाहिए। अगर किसी भी कंट्री में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है तो उस कंट्री के खिलाफ एक्शन लिया जाए, और कैंपेनिंग चला सकते हैं वो लोग ह्यूमन राइट्स को बचाने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है नॉर्थ साउथ डायलॉग। अब ऐसा कहा जाता है कि जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या रिच कंट्रीज़ हैं वो नॉर्थ में सिचुएटेड हैं, और जितनी भी पुअर और डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो सारी साउथ में सिचुएटेड हैं वर्ल्ड के। अब यहाँ पर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि नॉर्थ और साउथ डायलॉग होना चाहिए, मीन्स उनके बीच में डिस्कशंस होनी चाहिए, क्योंकि ट्रेड आज के टाइम में इस तरीके से हो रहा है कि जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको ज़रूरत है डेवलपिंग कंट्रीज़ की, और डेवलपिंग कंट्रीज़ को ज़रूरत है रिच और डेवलप्ड कंट्रीज़ की। तो इसीलिए डेवलप्ड कंट्रीज़ जो है नॉर्थ में ये चाहती हैं कि जैसा इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर अभी चल रहा है वो चलता रहे, बट जो पुअर कंट्रीज़ है वो ये चाहती हैं कि जो इकोनॉमिक ऑर्डर है वो इस तरीके से ना चले, उनको एक्सप्लॉयट ना किया जाए, उनको पूरा बेनिफिट मिलना चाहिए उनके रिसोर्सेज का और जो भी वो काम कर रहे हैं। तो ये जो नॉर्थ साउथ का डायलॉग है इसको अच्छे से करवा सकती हैं नैम कंट्रीज। नैम के अंदर ज़्यादातर कंट्रीज जो है वो डेवलपिंग है, तो इतनी सारी डेवलपिंग कंट्रीज जब एक साथ कोई मुद्दा उठाएंगी इंटरनेशनल लेवल पे तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा डेवलप्ड कंट्रीज़ पे, और वो शायद इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर को चेंज करने के लिए सोचे। तो न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर जो है वो शायद चेंज हो सकता है अगर नैम कंट्रीज़ चाहें। नाउ एंड में कंक्लूजन 4 to 5 लाइन्स, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द कंक्लूजन इन द एंड। इससे आपका आंसर जो है कंक्लूड हो जाएगा। कोई भी इंपॉर्टेंट लाइन्स जो हमने पूरे क्वेश्चन में डिस्कस की हैं आप यहाँ पे लिख सकते हो। इनकेस आपको लाइन्स नहीं पता लगेंगी, मैंने आपके लिए यहाँ पे लाइन्स लिख दी हैं, आप यहाँ से रीड कर लेना। I hope you will find this video informative and helpful. If you have any doubt related to this video or syllabus, please comment below. Share this video with your friends and subscribe the channel so that you will get the notification on time. All the best achievers. Have a nice day.